हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी इग्नू की हिंदी भाषा और इतिहास के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके क्वेश्चन हैं उन सभी के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसमें अध्याय 6 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसका पहला पार्ट अपलोड मैंने कर दिया है। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। ये आपकी इग्नू BHDE 106 या फिर EHD 06 के क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए 2 या 3 वीडियो इसके बनेंगे। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं इसमें क्या है। इसका नाम क्या है? 6 अध्याय का आपका संस्कृत भाषा। ठीक है, इसका सेकेंड अध्याय का आपका 6 अध्याय का नाम है संस्कृत भाषा, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकेंड करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है आपको कि संस्कृत भाषा पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, संस्कृत भाषा पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए या फिर संस्कृत के विकास क्रम का वर्णन कीजिए। ठीक है, संस्कृत भाषा पर विस्तार से चर्चा कीजिए, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत के विकास क्रम का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं संस्कृत भाषा की रचनाएं। ठीक है, संस्कृत भाषा की संरचनाएं हैं, संस्कृत भाषा की संरचनाएं और पदक्रम। ठीक है, संस्कृत भाषा की संरचनाएं और पदक्रम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि सौहार्द विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दिया जा सकता है, तो जैसे भी क्वेश्चन घुमा के आएगा आपको आंसर इसी तरह से देना है। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज जो मैं आपको करा रही हूँ बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप इसे 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो हिंदी कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप 1-2 बार भी वीडियो को देख लेंगे तो आपको उतना याद रह जाएगा जितना आपको एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी है। ठीक है, और आप अच्छे से एग्जाम अपना पास कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। संस्कृत भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कही जाती है। ठीक है, ये बात शायद आपको पहले ही पता होगा, पहले से भी आप जानते होंगे शायद। ठीक है, जो संस्कृत भाषा हमारी है, संस्कृत भाषा भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कही जाती है। संस्कृत भाषा से ही बाकी की भाषाएं बनी हैं। ठीक है, बाकी हिंदी संस्कृत से निकल के आ रही है, तो संस्कृत भाषा जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कही जाती है। इसी भाषा में परिवर्तन के कारण पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं अस्तित्व में आई हैं। ठीक है, इस संस्कृत भाषा से के परिवर्तन से संस्कृत जो भाषा है हमारी इसमें चेंज करके, ठीक है, इसमें चेंज करके कौन कौन सी नई भाषाएं आई हैं, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि ये भाषाएं जो हैं ये संस्कृत भाषा में चेंज करके लाई गई हैं। ठीक है, तो इन्हीं भाषाओं में परिवर्तन के कारण पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं अस्तित्व में आई हैं और बाद में आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में विकसित हुई हैं। बाद में जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनके रूप में भी ये विकसित होकर आई हैं सामने। तो आप देख रहे हैं कि जो संस्कृत है हमारी, ये भारतीय आर्य भाषाओं की जननी इसीलिए इसको कहा जाता है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास भी किससे हुआ है? संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत भाषा प्राचीन वैदिक भाषा के रूप में भारतगढ़ की भाषा मानी जाती है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा प्राचीन वैदिक भाषा, ठीक है, जो संस्कृत भाषा है यही प्राचीन वैदिक भाषा के रूप में भी भरतगढ़ के भाषा मानी जाती है, भरतगढ़ की भाषा मानी जाती है। भरतगढ़ से समूचे देश को भारत नाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए ये जानकारी वाली बात है। जो भरतगढ़ है, भरतगढ़ से ही पूरे देश को क्या नाम प्राप्त हुआ है? भारत। हम अपना देश भारत के नाम से जानते हैं अभी भी। ठीक है, तो ये जो भारत शब्द आया है हमारे देश का, वो कहाँ से आया है? ये भरतगढ़ से निकल कर आया है। ठीक है, तो भरतगढ़ की शक्ति के कारण ही संस्कृत भाषा विभिन्न गढ़ समाजों के बीच व्यवहार में आने लगी थी।
ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, जो भरतगढ़ है, भरतगढ़ की शक्ति वो इतनी शक्तिशाली थी कि भरतगढ़ की शक्ति के कारण ही ये जो संस्कृत भाषा है ये अलग अलग गढ़ समाजों में, ठीक है, विभिन्न मतलब अलग अलग जो गढ़ समाज थे इनमें, इनके बीच में व्यवहार में मतलब बोलचाल में आने लगी थी। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले समाज परस्पर विनिमय और संपर्क के लिए भरतगढ़ की भाषा काम में लाते थे, ठीक है। जो अलग अलग तरह के जो लोग थे, अलग अलग जगह रहने वाले लोग थे, समाज के लोग थे, जो विभिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग अलग तरह की भाषाएं बोला करते थे, उन्होंने भी अपने संपर्क की, बातचीत के, एक दूसरे से जुड़ने के लिए किस भाषा का सहारा लिया था, इन्होंने भी भरतगढ़ की भाषा का सहारा लिया था। भरतगढ़ भाषा काम में लाते थे ये बोलचाल की भाषा में संपर्क करने के लिए, ठीक है। यही कारण है कि वैदिक भाषा में अनेक आर्य बोलियों के मिश्रण के चिन्ह पाए जाते हैं, ठीक है। यही कारण है, इसी वजह से, क्योंकि सभी लोग इस भरतगढ़ भाषा का प्रयोग करते थे बातचीत के लिए, संपर्क करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए, तो इसीलिए जो वैदिक भाषा है, वैदिक भाषा में अनेक आर्य बोलियों के मिश्रण भी मिलते हैं, अनेक आर्य बोलियों के मिश्रण के चिन्ह भी पाए जाते हैं, सिंबल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसी संस्कृत भाषा को पाणि, ठीक है, पाणि के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, इससे पहले वाले आपके फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसी संस्कृत भाषा को पाणि ने परिनिष्ठित किया है, ठीक है। उन्होंने इसी जो भाषा को, संस्कृत भाषा को पाणि ने क्या किया, इसको इन्होंने परिनिष्ठित किया है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत भरतगढ़ की भाषा थी, क्योंकि जो संस्कृत है वो भरतगढ़ की भाषा हुआ करती थी, संस्कृत भरतगढ़ की भाषा थी, इसलिए उसके अध्ययन और प्रसार के केंद्र, ठीक है, उसके अध्ययन के लिए, संस्कृत के अध्ययन के लिए और उसके प्रसार के केंद्र उत्तर भारत में ही, ठीक है, उत्तर भारत में ही यह स्वाभाविक था। ऐसा स्वाभाविक था कि जो भरतगढ़ की भाषा है इसका प्रचार प्रसार का जो केंद्र था वो उत्तर भारत माना जाता था, ठीक है, उत्तर भारत को माना जाता था। इस प्रदेश को बाद में हिंदी भाषा भाषी प्रदेश भी कहा गया, और इसी को बाद में क्या कहा गया, हिंदी भाषा भाषी प्रदेश भी बाद में इसको कहा गया। संस्कृत भाषा की संरचना का परिचय इस प्रकार है, ठीक है। संस्कृत भाषा की जो संस्कृत भाषा है हमारी, ठीक है, जो पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा का जो परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है, जो विकास क्रम को समझने के लिए जरूरी है। अब हम समझते हैं कि संस्कृत भाषा का क्रम क्या है और ये किस किस तरह से विकसित हुई है। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया गया है, पहला पॉइंट है, आप पॉइंट जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। ये हेडिंग आप डार्क पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के फिर उसके बाद आप कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा उसको लिख दीजिए, क्योंकि हेडिंग आप सही डालेंगे ना तो आपको ज्यादा पड़ता नहीं है कोई, ठीक है। तो हेडिंग लोग देखकर और चेक कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट आप हेडिंग डालिएगा वाक्य संरचना और पदक्रम, ठीक है। वाक्य संरचना और पदक्रम हिंदी की तरह संस्कृत में भी वाक्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि पद बंधों से बनता है, ठीक है। जैसे हिंदी में होते हैं ना कर्ता, कर्म, क्रिया, उसी तरह से संस्कृत में भी पदबंध कैसे बनते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया से बनते हैं, ठीक है। आप ये याद रखेंगे कि जैसे संस्कृत में पदबंध बनते हैं वैसे ही जैसे हिंदी में बनते हैं पदक्रम, उसी तरह से संस्कृत में भी पदक्रम जो कर्ता, क्रिया और कर्ता, कर्म और क्रिया से बनते हैं। जैसे रामः गृह गच्छति, ठीक है, रामः गृह गच्छति, तो इसको आप कह सकते हैं राम घर जाता है, ठीक है। रामः गृह गच्छति, आप इंग्लिश संस्कृत में आप लिखेंगे रामः गृह गच्छति, तो आप हिंदी में क्या होगा, राम घर जाता है या जा रहा है, ठीक है। लेकिन हिंदी की अपेक्षा संस्कृत का पदक्रम अधिक सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। हिंदी का तो पदक्रम सुनिश्चित है, निश्चित है, लेकिन जो संस्कृत है उसका सुनिश्चित नहीं है पदक्रम, उसका निश्चित पदक्रम नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम किल्ड रावण, इसे हम रावण किल्ड राम नहीं कर सकते, ठीक है। इसे हम उल्टा नहीं कर सकते कि रावण किल्ड राम, रावण ने राम को मारा, इस तरह से हम नहीं लिख सकते, ठीक है।
क्योंकि कर्ता और कर्म बदल जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कर्ता और कर्म बदल जाते हैं। संस्कृत में इस वाक्य को हम पदक्रम बदलकर भी व्यक्त कर सकते हैं। और संस्कृत में हम क्या कर सकते हैं, संस्कृत में इसी वाक्य को हम पदक्रम बदलकर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा में। जैसे रामेण रामेणः हतः, ठीक है, रामेण हतः रावणः, ठीक है, रावण रावणः रामेणः हतः आदि, इस तरह से हम लिख सकते हैं बदलकर, ठीक है, पदक्रम बदलकर भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। क्यों लिख सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं इस तरह हम क्यों लिख सकते हैं। इस विश्लेषण का कारण यह है कि अंग्रेजी में वाक्य के आरंभ में जो शब्द आता है, ठीक है, इसका क्या कारण है कि जो अंग्रेजी में जब हम कुछ लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, तो वाक्य स्टार्टिंग में, वाक्य आरंभ में जो शब्द आता है वह वाक्य का कर्ता होता है, ठीक है, वही वाक्य का कर्ता होता है और अंत में कर्म आता है, ठीक है। संस्कृत में कर्ता शब्द राम विसर्ग से जाना जाता है, ठीक है, जैसे रामः, कैसे लिखेंगे हम इसमें, रामः, जो ये विसर्ग लगा देती है, 2 पॉइंट होते हैं ना, इनको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है, इसको विसर्ग से जाना जाता है क्योंकि संस्कृत भाषा में कर्ता शब्द राम विसर्ग से जाना जाता है। कर्म में आ प्रत्यय लगता है, और कर्म में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है राम, तथा संप्रदान में एण प्रत्यय लगता है, ठीक है, रामेण ये लड़ा लग जाता है, रामेण। इसलिए वाक्य में कर्ता कहीं भी हो, ठीक है, इसलिए वाक्य में कर्ता कहीं भी हो पहचाना जा सकता है, इसमें कर्ता कहीं भी हो पहचाना जा सकता है, इसलिए हम इसे कैसे भी घुमा के इसमें लिख सकते हैं। दूसरा आपको बताया गया है कि अंग्रेजी या किन्हीं वाक्यों में, ठीक है, अंग्रेजी या फिर किन्हीं वाक्यों में हिंदी शब्द वाक्य में अपने संबंध के कारण बदलता नहीं है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जो अंग्रेजी है या फिर किन्हीं वाक्यों में, अंग्रेजी या किन्हीं वाक्यों में हिंदी शब्द, ठीक है, हिंदी का जो शब्द है वाक्य में अपने संबंध के कारण बदलता नहीं है, ठीक है, वाक्य में ऐसा नहीं उसका संबंध बदल जाएगा तो बदल जाएगा, ठीक है, संबंध के कारण वो नहीं बदलता है। जैसे कर्ता में लड़की या लड़की ने, ठीक है, या लड़की कर्ता में लड़की या लड़की ने, ठीक है, कर्म लड़की को, कर्ता में क्या आएगा, लड़की या फिर लड़की ने, ठीक है, और कर्म में क्या आएगा, लड़की को, ठीक है। अन्य में क्या आएगा, लड़की से या लड़की पर, इस तरह से ये से और पर इस तरह से इनको यूज होंगे। तो संस्कृत में भिन्न भिन्न रूप आते हैं, संस्कृत में अलग अलग रूप आते हैं। जैसे बालिका शब्द के रूप इस प्रकार हैं, जैसे हम संस्कृत में अगर हम बालिका का ही प्रयोग कर रहे हैं, लड़की का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसे कैसे करेंगे। बालिका शब्द स्त्रीलिंग एक वचन, ठीक है, बालिका शब्द क्या है, एक तो स्त्रीलिंग आप याद रखेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक वचन है, ठीक है। जैसे करिता, संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे, कर्ता बालिका लिखेंगे, लड़की या लड़की ने, इससे बालिका लिखेंगे। कर्म के लिए क्या लिखेंगे इसमें, संस्कृत में बालिकाम, ठीक है, संस्कृत में क्या हो जाएगा, बालिकाम, ठीक है। बालिका को हिंदी में लिखा, हिंदी में लड़की को लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालिकाम हो जाएगा। और संप्रदान में क्या हो जाएगा, बालिका, ठीक है, बालिका हो जाएगा लड़की से का मतलब यहाँ हो जाएगा बालिका, ठीक है। और अपादान में क्या हो जाएगा, बालिकाएं, ठीक है, अपादान में क्या हो जाएगा, बालिकाएं हो जाएगा, लड़की को देना, ठीक है। संबंध में क्या हो जाएगा, बालिकायाः, ठीक है, बालिकायाः हो जाएगा, लड़की का। अधिकरण में क्या हो जाएगा, बालिकायाम हो जाएगा, बालिकायाम लड़की में, बालिकायाम हो जाएगा, ठीक है, लड़की में। इस तरह से संस्कृत में चीजें बदल जाती हैं, संस्कृत में इस तरह से बदल जाएंगी, जबकि हिंदी में हम किस तरह से लिख रहे थे और संस्कृत में इसको किस तरह से लिख रहे हैं, ये भिन्न भिन्न तरह से हम अलग अलग तरह से संस्कृत में लिख सकते हैं। संस्कृत में बालिका शब्द के विभिन्न व्याकरणिक रूप बनते हैं, ठीक है, ये संस्कृत में जो बालिका शब्द है इसी के अलग अलग क्या बनते हैं, व्याकरणिक रूप बनते हैं, ठीक है। जबकि हिंदी में बालिका शब्द में, हिंदी में क्या आ रहा था, बालिका शब्द में ने, में, से, को, पर, में, इस तरह से आ रहा था, ठीक है। आदि प्रत्यय, ये प्रत्यय लग रहे थे, प्रत्यय या फिर परसर्ग,
या विभक्ति चिन्ह जिसे बोलते हैं जुड़ते हैं। इस अर्थ में संस्कृत जो भाषा है इसमें ये क्या है, संश्लिष्ट है। ठीक है, संस्कृत भाषा क्या है, संश्लिष्ट है, मतलब गुथी हुई है। ठीक है, गुथी हुई भाषा हम इसे कह सकते हैं, संश्लिष्ट भाषा हम इसे कह सकते हैं। हिंदी या अंग्रेजी आदि भाषाएं कम संश्लिष्ट हैं, और हिंदी और अंग्रेजी जो भाषाएं हैं वो कम गुथी हुई हैं, कम संश्लिष्ट हैं। ठीक है, थर्ड में क्या है, संस्कृत भाषा के हर शब्द, संस्कृत भाषा के जो हर एक शब्द है, संस्कृत भाषा के हर शब्द संज्ञा विशेषण क्रिया आदि। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में संज्ञा विशेषण क्रिया आदि हैं कई रूपों में आते हैं। संस्कृत में इनके रूप अलग अलग हैं, ये कई रूपों में हमें मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालः लड़का। ठीक है, बालः किसको बोलते हैं, उपसर्ग, ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको बालः करके पढ़ेंगे। ठीक है, लड़का शब्द यह एक वचन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, लड़का पुल्लिंग होता है, पता होगा आपको, लड़का है तो एक वचन ही है। इसके 8 रूप बनते हैं। इसके कितने रूप बनते हैं, इसके आप 8 रूप बना सकते हैं। किस में बना सकते हैं, संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में इसके 8 रूप बना सकते हैं। इस तरह हर संज्ञा शब्द के 3 वचनों में कुल 24 रूप होते हैं। इसी तरह से जो संज्ञा है, संज्ञा शब्द के 3 वचनों में 24 रूप होते हैं। ये आप याद रखेंगे कि संज्ञा शब्द के 3 वचनों में कितने रूप होते हैं, 24 रूप होते हैं। ठीक है, और हम इसी बालः या लड़का शब्द को हम 8 रूपों में बना सकते हैं। इसको संस्कृत में शब्द ही कहा जाता है। संस्कृत में से क्या कहा जाता है, शब्द ही कहा जाता है। बाल शब्द के 24 रूप इस प्रकार हैं। अब आप बाल शब्द के 24 रूप कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको बाल शब्द पुल्लिंग। ठीक है, बाल शब्द पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसके 8 रूप कैसे बना सकते हैं। प्रथम में हम क्या करेंगे, प्रथमा बालः। ठीक है, पहला क्या है, बाला, बाला और बालः। ठीक है, द्वितीय में क्या बोलेंगे, बालम, बालव और बालान। ठीक है, बालान। तृतीय में बालेन, बालाभ्याम। ठीक है, बालाभ्याम और बालह। चतुर्थी में क्या बोलेंगे, बालाया। ठीक है, बालाया, बालाभ्याम और बालेभ्याम। ठीक है, बालेभ्याम। पंचमी में क्या बोलेंगे, बालाहत। ठीक है, बालात और बालाभ्याम, बालेभ्यः। ठीक है, और षष्ठी में क्या बोलेंगे, षष्ठी मतलब छठे में क्या बोलेंगे, 6 में क्या बोलेंगे, बालाश्च। ठीक है, बालाश्च और बालयोः, बालानाम। ठीक है, बालानाम। इस तरह सप्तमी में क्या बोलेंगे, 7वें में क्या बोलेंगे, बाले, बालयोः और बालेषु। ठीक है, और इसके नेक्स्ट 8वां रूप इसका क्या बनेगा, संबोधन। ठीक है, 8वां क्या बनेगा, संबोधन में हे बाल, जैसे संबोधन में कहते हैं हे बाल, हे बालो। ठीक है, हे बालः। इस तरह से आपने देखा कि इसे किस तरह से 8 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत के 3 लिंग होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। आप याद रखेंगे कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, 3 लिंग कौन कौन से संस्कृत भाषा में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये 3 लिंग है संस्कृत भाषा में। संस्कृत के सारे संज्ञा शब्द ना तीनों में किसी ना किसी लिंग में आते हैं। ठीक है, जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत के सारी संज्ञा, संस्कृत की जितनी भी संज्ञा है, संस्कृत के सारे संज्ञा शब्द ना तीनों में किसी ना किसी रूप में क्या आता है, किसी ना किसी रूप में तीनों में ना शब्द आता है। हर शब्द के इसी तरह 24 रूप बनते हैं, और हर शब्द के कितने रूप बनेंगे, 24 रूप बन जाते हैं। ऐसा ही कि सारे संज्ञा शब्दों के ये 24 रूप एक जैसे बनते हैं। ठीक है, और सभी संज्ञा के ये 24 रूप कैसे बनते हैं, एक जैसे बनते हैं। भिन्न भिन्न लिंग के भिन्न भिन्न ज्ञान शब्दों की रूपावलियां भी अलग अलग होती हैं। इनकी रूपावलियां भी चेंज हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, जैसे
आकारांत स्त्री शब्द लता, ठीक है। आकारांत स्त्री शब्द लता है। लता इसमें कैसे कैसे आपको बताया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, ठीक है। प्रथमा में क्या है, लता, लते और लताहा, ठीक है। द्वितीय में क्या है, लताम, लते, लताहा, ठीक है। तृतीय में लत्या, लता अभ्याम, ठीक है, लताभ्याम और लताभि, ठीक है, लताभि। चतुर्थी में लताएं, ठीक है, चतुर्थी में क्या बोलेंगे, लताएं, लता अभ्याम और लता अभ्या। पांचवी में लतायः, लताभ्यम और लता अभ्यम्हा, ठीक है, अभ्या, लता अभ्या। षष्ठी में लतायाः, लत्योः और लता नाम, ठीक है। सप्तमी में क्या बोलेंगे, सातवें में लतायाम, लत्योः और लतासु, ठीक है। संबोधन में क्या बोलेंगे, हे लते, हे लते, हे लताः, ठीक है। इस तरह से हम इनके 8 रूप बना सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है सर्वनाम और संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सर्वनाम और संज्ञा। सर्वनाम और संज्ञा समान लिंग वचन विभिन्न रूप में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सर्वनाम और संज्ञा में समान लिंग और वचन, ठीक है, समान लिंग और वचन विभिन्न रूप में आते हैं। इसे भाषा विज्ञान में अन्वित कहते हैं, ठीक है। इसे भाषा विज्ञान में अन्वित या संस्कृत में अन्वय कहा जाता है। अन्वित विशेषण और संज्ञा के बीच भी होते हैं, ठीक है। अन्वित जो है, अन्वित विशेषण और संज्ञा के बीच भी आते हैं, जैसे कि श्रेष्ठः पुत्रः, ठीक है। श्रेष्ठः पुत्रः बड़ा लड़का, श्रेष्ठः पुत्रः मतलब बड़ा लड़का। श्रेष्ठ पुत्रम बड़े लड़के को कहते हैं। इस तरह विशेषण शब्दों के 3 लिंग में 24 रूप हैं। अब आप याद रखेंगे कि विशेषण शब्द के 3 लिंग में के जो है 24 रूप हैं, ठीक है। पांचवें में आपको क्या बताया गया है, यह अन्वित कर्ता और क्रिया के बीच भी आते हैं। इस तरह जो अन्वित हैं वो कर्ता और क्रिया के बीच भी आते हैं, लेकिन क्रिया के 24 रूप नहीं आते, ठीक है। लेकिन क्रिया के 24 रूप नहीं होते हैं। क्रिया का सिर्फ कर्ता से संबंध होता है, ठीक है। क्रिया का सिर्फ किससे संबंध होता है, कर्ता से। क्रिया के कोई 24 रूप नहीं बनते हैं, जबकि क्रिया का संबंध केवल किससे होता है, कर्ता से होता है। क्रिया का संबंध केवल कर्ता से होता है। अतः क्रिया के 3 ही रूप बनते हैं। और क्रिया कितने रूप बनते हैं, क्रिया के सिर्फ 3 ही रूप बनते हैं, लेकिन क्रिया के साथ 3 पुरुषों का संबंध है। लेकिन क्रिया के साथ क्या है, क्रिया के साथ 3 पुरुषों का संबंध है। वो पुरुष कौन कौन से हैं, जैसे उत्तम पुरुष, आपने सुन रखा होगा। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, ठीक है। मैं मतलब जब आप मैं का यूज करते हैं मतलब आप सबसे उत्तम हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष आप याद रखिए, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो मैं क्या हूँ, मैं उत्तम हूँ। तो मैं आता है उत्तम पुरुष, पहला होगा उत्तम पुरुष जिसमें मैं आता है, अपने लिए आप यूज करते हैं। मध्यम पुरुष आप तुम के लिए यूज करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं तुम के लिए क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और प्रथम के लिए क्या है, प्रथम अन्य आया, अन्य कोई भी होगा उसको हम प्रथम पुरुष कहेंगे, ठीक है। अन्य कोई भी होगा वो प्रथम पुरुष कहलाएगा। जैसे वह बाला है, वह या बाला कोई भी जिसे हम जानते नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। 3 सर्वनामों और तीनों वचनों के योग से किसी एक काल में क्रिया के कुल 9 रूप बनते हैं, ठीक है। तीनों जो आपके सर्वनाम हो गए और तीनों सर्वनाम तीनों वचनों के योग से, इनके जोड़ से क्या बनता है, इनके योग से किसी एक काल में क्रिया के 9 रूप बनते हैं, ठीक है। इनके कुल 9 रूप बनते हैं। चलिए देखते हैं। क्रिया धातु पठ या पढ़ना। क्रिया जो धातु है पठ या पढ़ना, तो वर्तमान काल पढ़ता है। वर्तमान काल में आप क्या बोलेंगे, पढ़ता है, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखते हैं प्रथम पुरुष में कैसे आप बोलेंगे। प्रथम पुरुष में पठती, ठीक है, पठतः, पठती। द्वितीय में बोलेंगे पठतः और बहुवचन में क्या बोलेंगे, पठन्ति, ठीक है। बहुवचन में बोलेंगे पठन्ति। द्वितीय वचन में क्या बोलेंगे, द्वितीय वचन में पठतः और एक वचन में पठती,
ठीक है, पठती बोलेंगे। मध्य पुरुष में कैसे आप यूज करेंगे इसी को, मध्य पुरुष में पठसी, एक वचन के लिए पठसी, ठीक है, और द्विवचन के लिए पठतः, ठीक है, पठतः बोलेंगे, और बहुवचन के लिए पठत, ठीक है, पठत बोलेंगे। इसी तरह से उत्तम पुरुष में कैसे बोलेंगे आप, उत्तम पुरुष में एक वचन के लिए पठामी, ठीक है, एक वचन के लिए पठामी, बहुवचन के लिए पटावहा, ठीक है, पटावहा हो जाएगा, और बहुवचन के लिए पठामहा, ठीक है, पठामहा हो जाएगा। इस तरह से अगर भविष्य काल में इस धातु का प्रयोग करना हो, अगर आप इसी का प्रयोग अगर भविष्य काल में करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ तो हमने किसमें किया, ये प्रेजेंट टाइम में किया है, वर्तमान काल में किया है, इन सबको जो आपके एग्जाम्पल दिए वर्तमान काल के हैं, ठीक है। अगर आपको भविष्य काल में इसका यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, पठिष्यति, तो आप क्या लिखेंगे, पठिष्यति और पठिष्यतः, ठीक है, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति, ठीक है, पठिष्यन्ति आदि 9 रूप बनते हैं। इस तरह के 9 रूप बनते हैं। इन विभिन्न कालों को संस्कृत में लकार कहा जाता है। ये जो अलग अलग काल है ना, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, इनको संस्कृत में लकार कहते हैं। शब्द आप याद रखेंगे, संस्कृत में इन अलग अलग कालों को क्या कहा जाता है, लकार कहा जाता है। वर्तमान काल में लट लकार है, ठीक है, वर्तमान काल में क्या है, लट लकार है। भविष्य काल में लट लकार है, ठीक है, लट लकार है। और इसी प्रकार हर क्रिया शब्द के विभिन्न कालों में 10 लकार बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, क्रिया शब्द के, इसी प्रकार हर क्रिया शब्द के विभिन्न कालों में कितने लकार बनते हैं, 10 लकार बनते हैं। और एक क्रिया धातु से कुल 90 क्रिया रूप बनते हैं, ठीक है। एक क्रिया धातु से कितने क्रिया रूप बनते हैं, एक क्रिया धातु से कुल 90 क्रिया रूप बनते हैं। ऐसे प्रमुख लकार, ये प्रमुख जो लकार हैं, ऐसे प्रमुख लकार लट वर्तमान, ठीक है, लुट सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल के लुट का प्रयोग करेंगे, लुट का, और लट भविष्य काल के लिए करेंगे, ठीक है। लोट, और ये जो लोट है, लोट का प्रयोग करेंगे अज्ञार्थ के लिए। इस लोट को अज्ञार्थ कहते हैं। इस क्रिया रूप को धातु में पठ पढ़ना, चल चलना, क्र करना, ठीक है, नाम गच्छम जाना, ठीक है, जाना आदि में प्रयुक्त प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। इनको प्रत्यय का यूज करके ये बनते हैं। ये प्रत्यय तृण प्रत्यय कहे जाते हैं। ये प्रत्यय क्या कहे जाते हैं, ये तृण प्रत्यय कहे जाते हैं। अतः ये क्रियाएं तुरंत क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं क्या होती हैं, ये क्रियाएं तुरंत क्रियाएं होती हैं, तुरंत क्रियाएं कही जाती हैं। ये यदि हम संस्कृत की क्रिया रचना की तुलना हिंदी से करें, अगर हम संस्कृत की जो क्रिया तुलना इसकी हम अगर संस्कृत से करते हैं तो क्या होता है, तो हम पाएंगे कि हिंदी के धातु कर, चल, जा, आ, पढ़ आदि में हर काल में 3 ही प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी से इसकी तुलना करें, यदि संस्कृत की क्रिया रचना की तुलना हम हिंदी से करते हैं तो हम पाएंगे कि हिंदी के धातु, जो हिंदी के धातु हैं, चल, हिंदू की धातु क्या है, कर, चल, जा, आ, पढ़ आदि जो धातु है हिंदी के में हर काल में 3 ही प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे कर्ता, करते, करती आदि, सब में क्या जुड़ जाएगा, 3 ही प्रत्यय जुड़ेंगे, कर्ता, करते, करती आदि, ठीक है। इस तरह संस्कृत क्रिया रचना की संश्लिष्टता हिंदी में कम हो गई है, ठीक है। इस तरह से इसकी संश्लिष्टता जो है वो हिंदी में कम हो गई है। संस्कृत के क्रिया शब्द, जो संस्कृत के क्रिया शब्द हैं, संस्कृत के क्रिया शब्द धातुओं से बनते हैं, ठीक है। संस्कृत के जो क्रिया शब्द हैं वो किससे बनते हैं, वो धातुओं से बनते हैं। संस्कृत में लगभग 200 क्रिया धातु हैं। संस्कृत में कितनी क्रिया धातु हैं, संस्कृत में 200 क्रिया धातु हैं और 10 गणों में विभाजित हैं। और कितने गणों में ये विभाजित हैं, 10 गणों में इनको बांटा गया है, 10 गणों में इनको विभाजित किया गया है। हर गण के क्रिया रूप विभिन्न प्रकार से बनते हैं, ठीक है। जितने भी गण हैं, हर एक गण के क्रिया रूप जो है वो कैसे बनते हैं, विभिन्न प्रकार से बनते हैं। इस कारण पहले यह जानना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए हमें ये जान लेना पहले जरूरी है कि कौन से धातु
किस गण के हैं। ठीक है, तो हमें क्या जान लेना जरूरी है पहले कि कौन से धातु किस गण के हैं। हर गण के क्रिया धातु में के 10 कालों में 90 रूप बनते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि हर गण के क्रिया धातु के 10 कालों में कितने रूप बनते हैं, 10 कालों में 90 रूप बनते हैं। इसके साथ 2 और तत्व हैं। ठीक है, इसके साथ 2 और तत्व हैं। क्रिया के 2 रूप हैं। क्रिया कितने रूप हैं, क्रिया के 2 रूप हैं। आत्मनेपद, ठीक है, आत्मनेपद और परस्मैपद। ठीक है, एक तो आत्मनेपद है और दूसरा क्या है, ये परस्मैपद है। ठीक है, दूसरा परस्मैपद है। ये इसके 2 रूप हैं। क्रिया के 3 वाच्य हैं। अब क्रिया में 3 वाच्य भी हैं। 3 वाच्य कौन कौन से हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ये 3 वाच्य कौन कौन से हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 वाच्य हैं इसमें। इस तरह काल, पद और वाच्य के संयोग से हर क्रिया के 540 क्रिया रूप हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम सबको मिला दें, इसके काल, पद और वाच्य को मिला दें, तो इनके सहयोग से, इनके जोड़ से बनने वाले जो हर क्रिया है वो 540 बनते हैं। इस सहयोग से हर क्रिया के 540 क्रिया रूप बनते हैं, जिनको आप इस तरह से डिवाइड भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बनते हैं। इस तरह संस्कृत की क्रिया रचना अत्यंत जटिल है। इसकी जो क्रिया रचना है बहुत ही जटिल इसको माना जाता है, बहुत ही मुश्किल माना जाता है। ठीक है, इसकी जो अत्यंत जटिल व्यवस्था मानी जाती है संस्कृत की क्रिया रचना की। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, तो आपको एटलीस्ट उतना तो याद रह जाएगा जितना आपको एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आएगा, आपको आंसर यही देना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। थोड़ा घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इस वाले अध्याय का 6 अध्याय का एक लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको कर लेते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन इसको कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैंने इससे पहले जो फर्स्ट इसका जो वीडियो डाला था, इस अध्याय 6 का जो पहला पार्ट था, इसमें मैंने वैदिक और अलौकिक संस्कृत के बारे में ही, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, काफी बड़ा था। ठीक है, तो इसमें अब इनका क्या पूछा है, वैदिक तथा लौकिक संस्कृत को परिभाषित करते हुए इसके बीच अंतर बताइए। ठीक है, अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को आपको परिभाषित करते हुए इनके बीच अंतर बताना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या दिया है, वेदों की भाषा का नाम वैदिक संस्कृत है। ठीक है, पहला पॉइंट आप याद लेंगे कि जो वेदों की भाषा है उसी का नाम वैदिक संस्कृत है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद है। ठीक है, मैंने कल भी इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसका जो सबसे प्राचीनतम रूप है वो क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में देखा जा सकता है संसार की सबसे प्राचीनतम तथा प्रमाणिक रचना, जो संसार की दुनिया की सबसे ज्यादा प्राचीनतम और प्रमाणिक रचना है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है, आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा पुराना वेद है ऋग्वेद, और ये सबसे ज्यादा ये प्रमाणिक भी है। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा विभिन्नता या विविधता को देखकर यह लगता है कि इस ग्रंथ की रचना अनेक स्थानों पर, अनेक समयों में तथा अनेक ऋषियों द्वारा हुई है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो ऋग्वेद हमारा है इसकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई है और कई ऋषियों ने इसकी रचना की है। ठीक है, तो यहीं पे इसको बताया गया है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की भाषा है उसमें विभिन्नता है और विविधता भी है। इसमें भिन्नता और विविधता को देखते हुए यह माना जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना अनेक स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर हुई है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर और अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ऋग्वेद के 2 से 9 मंडल हैं। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ऋग्वेद में 2 से 9 मंडल हैं। मंडलों की भाषा काफी प्राचीन है। ठीक है, जो 2 से लेकर 9 तक इसमें मंडल है, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ऐसा मानते हैं कि 2 से 9 जो मंडल है इनकी भाषा काफी पुरानी, काफी प्राचीन है। ठीक है, काफी प्राचीन भाषा।
ठीक है। पहले और दूसरे, ये दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये दूसरा है, थोड़ा सा स्कैनिंग में नहीं आया ठीक से। पहले और दूसरे मंडलों की भाषा बाद की लगती है, ठीक है। ऐसा वो लोग मानते हैं कि कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि जो ऋग्वेद हमारा है, इसके 2 से लेकर 9 तक मंडलों की भाषा तो काफी प्राचीन वो मानते हैं, ठीक है। और जबकि वो ऐसा मानते हैं कि जो पहला और दूसरा मंडल है उसकी भाषा बाद की उनको लगती है, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा साहित्यिक थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? ये साहित्यिक भाषा थी ऋग्वेद की, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, ये स्पष्ट ये लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय बोलचाल की भाषा जिसे लोक भाषा कह सकते हैं, ठीक है, जिसे लोक भाषा कहा जा सकता था, वह दूसरी थी, ठीक है। जैसे कि हर समय और काल में जैसे कि हर समय और काल में जो बोलचाल की भाषा थी, संपर्क की भाषा थी, वो कुछ अलग हुआ करती थी, ठीक है, और लिखने की भाषा कुछ अलग होती थी। उसी तरह से उसमें भी ऐसा माना गया है, ऋग्वेद में भी कि भी जो दूसरा मंडल है उसमें ऐसा माना गया है कि जो उसकी बोलचाल की संपर्क की भाषा कुछ अलग थी, ठीक है, जैसे कि हर समय और काल में हुआ करता है, ठीक है। लेकिन भाषा का आरंभिक रूप होने के कारण, लेकिन क्योंकि भाषा का जो स्टार्टिंग रूप था, भाषा का आरंभिक रूप होने के कारण हम वेदों की भाषा को साहित्यिक तथा लोक भाषा का मिश्रण रूप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? वेदों को, वेदों की जो भाषा है उसे हम क्या मान सकते हैं? वेदों की भाषा को साहित्यिक और लोक भाषा का मिला जुला रूप मान सकते हैं, मिश्रित रूप मान सकते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि वैदिक संस्कृत वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णिकों तथा उपनिषदों की भाषा का नाम है, ठीक है। सामान्य रूप से क्या माना जा सकता है, किस बात को स्वीकार किया गया है कि जो वैदिक संस्कृत वेदों, जो वेद हैं, वैदिक संस्कृत की भाषा जो वेदों की भाषा है, वो ब्राह्मण ग्रंथों और आर्णिकों तथा उपनिषदों की भाषा का नाम है। लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत कहा जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत को ही क्या कहते हैं? संस्कृत कहा जाता है। लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का सबसे पुराना या आदि काव्य वाल्मीकि की रामायण है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत या संस्कृत का जो सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना या आदि काव्य जो है उसे क्या कहा जाता है? कौन सा काव्य है? वाल्मीकि की रामायण। आपको पता होगा कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी है ना। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो रामायण जो है वो सबसे पुराना काव्य माना जाता है। और लौकिक संस्कृत या संस्कृत का सबसे पुराना काव्य है ये, ठीक है, जो वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण है, जो कि 500 ईसा पूर्व की रचना है, ठीक है। जो रामायण कब की रचना है? ये 500 ईसा पूर्व की रचना है। रामायण, महाभारत तथा पुराण, ये 3 जो हमारे ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत और पुराण आदि रचनाएं इसी काल तथा भाषा की हैं। ये तीनों ग्रंथ हमारे जो हैं, रामायण, महाभारत और पुराण, ये हमारे इसी काल के हैं। किस काल के हैं? लौकिक संस्कृत के टाइम के हैं, जो कि और इनकी भाषा भी संस्कृत ही थी। तो रामायण, महाभारत और पुराण तथा पुराण आदि रचनाएं इसी काल तथा भाषा की हैं। आर्य जाति का मूल, ठीक है, जो आर्य जो थे, आर्य जात का मूल और वास्तविक साहित्य यही संस्कृत साहित्य है। और आर्यों का जो साहित्य है वो भी लौकिक संस्कृत या संस्कृत को ही माना जाता है, आर्यों का साहित्य भी, ठीक है। तो आर्य जाति का मूल और वास्तविक साहित्य जो है उसे भी यही संस्कृत, यही साहित्य कहा जाता है, ये संस्कृत साहित्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मानव जाति का समस्त ज्ञान, विज्ञान तथा कला आदि संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो मानव जाति है, मानव जाति का समस्त ज्ञान विज्ञान, ठीक है, पूरा जो ज्ञान विज्ञान है मानव जाति का, मानव का, मनुष्यों का जो पूरा ज्ञान विज्ञान है और कला है, वो भी संस्कृत भाषा में ही क्या है? संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। इस सबसे यह बात एकदम स्पष्ट है
इन सब चीजों से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि लौकिक संस्कृत या संस्कृत ने भारोपीय परिवार की भाषाओं को ही नहीं बल्कि संसार की समस्त भाषाओं को किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ हम क्या कह सकते हैं कि इस सबसे यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जो लौकिक संस्कृत या संस्कृत ने सिर्फ भारोपीय परिवार की भाषाओं को ही नहीं, सिर्फ भारोपीय परिवार की भाषाओं को ही नहीं बल्कि संसार की सभी भाषाओं को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है, किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ा है सारी भाषाओं पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अंतर निम्न प्रकार है। अब हम इसमें अंतर कैसे हम कर सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर करने के लिए। फर्स्ट में देखिए क्या बताया गया है कि वैदिक संस्कृत में एक 11वां लकार लेट था। ठीक है, जो 11वां लकार है वो लेट ये था वैदिक संस्कृत में, जो लौकिक संस्कृत में ही खत्म हो गया, जो लौकिक संस्कृत में खत्म होगा। ये आप याद रखेंगे, जो वैदिक संस्कृत थी इसमें 11 नंबर का एक लकार था जिसे लेट कहते थे, जो कि हमारी लौकिक संस्कृत आते आते खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है डिफरेंस है, वैदिक संस्कृत एक व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हुई थी। जो वैदिक संस्कृत है इसका व्यापक क्षेत्र था, इसका युग भी कम से कम 1000 साल लंबा था। ठीक है, वैदिक संस्कृत हमारी ज्यादा व्यापक इसका क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र था और इसका जो युग भी कम से कम 1000 साल लंबा था। ठीक है, पाणिनि के प्रयत्नों के कारण, जो पाणिनि थे लेखक थे, इनकी कोशिश के कारण, इनके प्रयास के कारण, इनके प्रयत्नों के कारण संस्कृत भाषा एक रूप में हो गई। ठीक है, संस्कृत भाषा को एक रूप में करने के लिए उन्होंने किसने प्रयास किया था, पाणिनि ने प्रयास किया था। मानकीकृत हुई। ठीक है, एक रूप में हो गई और ये मानकीकृत हो गई। संस्कृत भाषा को एक रूप में करने का और संस्कृत भाषा को मानकीकृत करने का श्रेय किसको जाता है, ये पाणिनि को जाता है। ये प्रयास पाणिनि का था। इस कारण लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत में अधिक विविधता थी। ठीक है, यही कारण है कि जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत की अपेक्षा में वैदिक संस्कृत में ज्यादा भिन्नता थी, ज्यादा विविधता थी। लौकिक संस्कृत में देव का बहुवचन रूप देवः हुआ करता था। ठीक है, जो लौकिक संस्कृत थी उसमें लौकिक संस्कृत देव जानते हो ना, देवी देवताओं को कहते हैं। ठीक है, देव का बहुवचन, देव का अगर हमें बहुवचन करना होता तब क्या उपयोग करते थे, देवः प्रयोग करते थे। देवा है, वैदिक में देवः देवास। ठीक है, देवासा दोनों रूप चलते हैं और वैदिक में क्या था, वैदिक में दोनों रूप चलते थे, देवः भी चलता था और देवाशः भी चलता था। ठीक है, ये दोनों रूप चलते थे, किसमें चलते थे, वैदिक में। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इसमें बताया गया है आपको कि वैदिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत जन भाषा ही थी। ठीक है, जो वैदिक संस्कृत थी वो जन भाषा ही थी। इसी कारण इस भाषा में बोलचाल की भाषा जैसे सहजता थी। ठीक है, क्योंकि वैदिक संस्कृत थी वो जन भाषा भी थी। यही कारण है कि वैदिक संस्कृत की जो भाषा थी वो बोलचाल में भी एक बहुत सहज थी। ठीक है, बोलचाल की भाषा जैसे सहजता थी, इसमें हम आराम से बोल सकते थे। इसे लंबे लंबे समस्त शब्द नहीं बनते थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत को हम आराम से बोल सकते थे क्योंकि इसमें लंबे लंबे बड़े बड़े शब्द नहीं हुआ करते थे। लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा बनी। ठीक है, जो लौकिक संस्कृत है वो किसकी भाषा बनी, वो साहित्य की भाषा बनी और विद्वानों के योगदान के कारण इसमें समास आदि प्रयोगों में वृद्धि हुई। ठीक है, जो लौकिक संस्कृत है ये किसकी भाषा बनी, ये साहित्य की भाषा बनी। ठीक है, जबकि वैदिक संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, इसे लोग आसानी से बोलचाल सकते थे। ठीक है, और लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा बन गई और साहित्य की भाषा बनने के साथ साथ बहुत सारे विद्वानों के कारण, बहुत सारे जो विद्वान हुए उनके योगदान के कारण, उनके प्रयास के कारण इसमें समास का प्रयोग होने लगा। ठीक है, किसका प्रयोग होने लगा, समास आदि प्रयोग में वृद्धि हुई, इसमें समास का प्रयोग होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आपको बताया गया है कि शब्द
शब्दावली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शब्दावली के क्षेत्र में भाषा के स्वाभाविक विकास या परिवर्तन के कारण अंतर आ जाते हैं। ठीक है, शब्दावली के क्षेत्र में ध्यान दीजिए आप, शब्दावली के क्षेत्र में भाषा के स्वाभाविक विकास, जो भाषा का जो स्वाभाविक विकास होता है ना, जैसे बोलचाल की भाषा है, या फिर परिवर्तन के कारण, या फिर कुछ चेंजेस, आप जानते हो कोई भाषा बोलते बोलते हम कुछ चेंज कर लेते हैं, अपने आप ही कुछ परिवर्तन होने लग, जो शब्द हमें मुश्किल लगते हैं उनको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से स्वाभाविक विकास या परिवर्तन के कारण अंतर आ जाता है। ठीक है, कई वैदिक संस्कृत के शब्द लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो कि लोगों को मुश्किल लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे या मुश्किल लगते थे बोलने में, तो उन्होंने लौकिक संस्कृत आते आते उनमें वो लुप्त हो गए, वो गायब ही हो गए, उनका यूज ही नहीं किया जाता। ठीक है, कई शब्दों के अर्थ में अंतर आया और कुछ जो ऐसे शब्द थे जिनमें कुछ चेंजेस कर लिया गया, कुछ अंतर करके यूज किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक संस्कृत स्वसाधात वाली भाषा थी। जो वैदिक संस्कृत थी वो कैसी भाषा थी, स्वसाधात वाली भाषा थी। ठीक है, स्वसाधात वाली भाषा थी ये। वैदिक संस्कृत में शब्द भिन्न भिन्न स्वरों में बोले जाते थे। वैदिक संस्कृत थी उसमें जो शब्द थे वो कैसे कैसे बोले जाते थे, अलग अलग स्वरों में बोले जाते थे, अलग अलग तरीके से बोले जाते थे, और स्वर के कारण शब्द का अर्थ बदल जाता था। ठीक है, और स्वर के कारण ही शब्द उसका अर्थ भी बदल जाता था। ठीक है, आज आप जैसे जानते होंगे इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण सेम है लेकिन मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, तो जब हम नहीं जानते हैं तो हम उनका मतलब भी एक ही निकाल लेते हैं या उच्चारण में चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उनका मतलब भी बदल जाता था। इसी तरह स्वर के कारण शब्द का अर्थ भी बदल जाता था। ठीक है, लेकिन जो लौकिक संस्कृत में स्वराघात, जो लौकिक संस्कृत में स्वराघात की विशेषता समाप्त हो गई। लेकिन लौकिक संस्कृत आते आते ये स्वरों का चक्कर था, स्वरों ये समाप्त हो गया, तो स्वराघात की विशेषता समाप्त हो गई। ठीक है, वैदिक संस्कृत में, और वैदिक जो संस्कृत है इसमें ला यूज होता था इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यूज होता था, अब तो कहीं यूज ही नहीं होता, कहीं दिखता ही नहीं है। ठीक है, ध्वनि थी। ठीक है, इस तरह की ध्वनि थी जो लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गई। ठीक है, इस तरह की ध्वनियां जो थी वो लौकिक संस्कृत में आते आते क्या हो गई, ये वैदिक में थी लेकिन लौकिक में क्या हुआ लौकिक में इनको क्या हुआ, लौकिक संस्कृत आते आते ये लुप्त हो गए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि लौकिक संस्कृत में यूज नहीं किए जाते थे तो लुप्त हो गए। जिन भाषा को इस्तेमाल नहीं करते वैसे लुप्त हो जाती है ना। तो आप ये वाला आपका 6 अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और आप अच्छे से वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखेंगे तो आप अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। और ये सारा आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप 2-3 बार भी एक वीडियो को देख लोगे ना तो आपको उतना याद रह जाएगा जितना आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये तो काफी बड़े बड़े, इतना वहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इतना आपको ना रटने की जरूरत है। तो आप हिंदी कोई ऐसी समस्या तो है नहीं, 2-4 बार आप देखोगे तो वैसे आपको याद रह जाएगा उतना, और फिर वहाँ जाके आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो मुझे आप अपनी मेल आईडी या तो आप दे दीजिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स अपनी मेल आईडी आप लिख दिया करो अगर पीडीएफ आप चाहते हो तो, है ना। और अगर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, मेरा मेल आईडी है reena.mishra2008@gmail.com। ठीक है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैंने इसके पहले वाली वीडियो मेल आईडी आपको लिख दी थी, तो मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, आप देख लो। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है, इसमें आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहिए किसी को तो, या फिर आप अपनी मेल आईडी मुझे कमेंट कर देना तो मैं उसमें मेल कर दूंगी आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। किसी और सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।